हर किसी का निजी सफ़र होता है, हर किसी के लिए यूनिक होता है क्योंकि इसीलिए हम इसको अलग-अलग जो है व्यक्ति के लिए अलग-अलग निवेश की जर्नी कहते हैं। क्योंकि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स में आप निवेश कर सकते हैं, आप कितने लंबे समय का नज़रिया रख सकते हैं, आप जोखिम कितना ले सकते हैं, यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगी। और इन्हीं तरह की इसी निवेश की जर्नी में मदद करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है निवेश की एबीसीडी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर और हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी खास बात यह है कि वो निवेशकों को उनकी भाषा में, आसान भाषा में ये समझाते हैं कि किस तरह से आपको करंट सिचुएशन में चाहिए और कैसे अपने निवेश को ज़्यादा मुनाफे से भरा बनाना चाहिए। तो स्वागत मैं करना चाहूँगा हमारे आज के खास मेहमान त्रिदीप भट्टाचार्य जी का, जो कि हैं सीआईओ इक्विटीज़ एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट में। बहुत बहुत स्वागत त्रिदीप जी आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। त्रिदीप सर, ये समझना चाहेंगे कि इस समय जितनी भी हम चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे ये कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, इससे आम आदमी की जेब कट रही है ऐसा लग रहा है। इस समय में जो निवेश करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, उन्हें कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए? I think बहुत अच्छा सवाल एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं ये कहूँगा कि इन्फ्लेशन जो है अल्टीमेटली कोई अर्निंग से ज्यादा महंगी हो रही हो, मतलब आपको उसको खरीदने की क्षमता पहले से कम हो गई, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये दैट अमंग्स्ट वेरियस एसेट क्लासेस, इक्विटीज एंड गोल्ड, these are two such classes where investors do well in the case of when in an inflationary condition. दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा कि बहुत स्पेसिफिक उन कंपनियों पर शायद फोकस करना चाहिए अगर इक्विटी पोर्टफोलियो आपका है तो, जिनके पास प्राइसिंग पावर हो। क्या ऐसा करना चाहिए कि आप इक्विटी से थोड़ा दूर हटे, गोल्ड पर फोकस करें? कई लोग होते हैं जो हमारे देश में वैसे भी गोल्ड के प्रति बहुत ज़्यादा चाहत रहती है लोगों की। ऐसा लगता है कि आपने अगर गोल्ड लिया तो वो तो लॉन्ग रन में चलेगा ही चलेगा। इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, लेकिन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में इक्विटीज भी अच्छा करता है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। तो इक्विटीज एंड गोल्ड आर टू सच एसेट क्लासेस व्हिच जनरली डू वेल इन इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस। सो कितना इक्विटीज में होना चाहिए, कितना गोल्ड में होना चाहिए, वो एसेट एलोकेशन का इशू है। थोड़ा आई थिंक सम परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो शुड सर्टेनली बी इन गोल्ड, बट जो मेरा मतलब कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है विच इज बेसिकली कहाँ बेनिफिट हो सकता है ये इन्फ्लेशनरी सर्कमस्टेंसेस में। सो उसमें जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की सिचुएशन लें तो हम लोग ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो इसलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब हमारा फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और इसलिए हमारी करेंसी थोड़ी वीक होती है। सो इसके मतलब एक तो थोड़ा एसेट एलोकेशन में एलोकेशन टुवर्ड्स गोल्ड इंक्रीज बनता है। दूसरा, इवन विद इन एक्विटीज अगर हम देखें तो उसमें भी थोड़ी सी पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू ओरिएंट टुवर्ड्स कंपनीज व्हिच आर प्राइसिंग पावर, व्हिच आर कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज, और वी शुड हैव कंपनीज व्हिच आर कमोडिटी अर्नर्स, या फिर जिनको कमोडिटी से बेनिफिट होता हो। ये दो टाइप की चीजें अगर हम करें। यहाँ पर एक थॉट और आता है, कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, तो क्या हम किसी और देश की तरफ देखें? अब तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम विदेशी बाज़ारों में भी पैसे लगा सकते हैं। क्या इस सिनेरियो में आप ये रिकमेंड करेंगे कि जब रीबैलेंस हो रहा है पोर्टफोलियो तो आपको जो फॉरेन इक्विटीज़ हैं या करना चाहिए? सो इसका जवाब मैं दो तरीके से देना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि आपके एसेट एलोकेशन में थोड़ा, जैसे मैंने कहा, गोल्ड भी होना चाहिए, वैसे थोड़ा ही इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज भी होने चाहिए। सो एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन इज द वे टू गो गोइंग फॉरवर्ड। बट इसके बीच में अगर हम अपने देश और तो हम पाएंगे कि अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो वहां पर इन्फ्लेशन जो है वो इतना बढ़ गया है कि 1970s के हिसाब से, मतलब 1970s तक का लेवल तक में पहुंच गया है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में सिचुएशन ये है कि उनका जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ एनर्जी नीड्स कम फ्रॉम रशिया। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू,
फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट। अगर हम चाइना में देखें तो वहां पे चाइना और एशिया में तो कोविड रिलेटेड सिनेरियो अभी भी बना हुआ है। उसके कंपैरिजन में, ये सबके कंपैरिजन में अगर हम इंडिया का सिचुएशन देखें, हमारा एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि ऑयल जब भी 100 के ऊपर जाता है हमारे देश को थोड़ी बहुत टेंशन होनी शुरू है। एशिया को देखें तब आप पाएंगे कि ये वाला प्रॉब्लम विच अल्टीमेटली इज एन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इज ए इजियर प्रॉब्लम टू सॉल्व देन द अदर प्रॉब्लम दैट इज देयर। सो कहने का मतलब ये कि थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ए ग्लोबल स्टैंड पॉइंट जरूरी है, बट आई थिंक इंडिया की जो आज के देश में स्थिति है वो पहले से काफी बेहतर है, पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। सो अपने कोर पोर्टफोलियो को इंडिया में थोड़ा सा एलोकेट करें, वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन माय ओपिनियन। बिल्कुल, जैसा कि कहते भी हैं कि नोन डेविल इज़ बेटर देन एन अननोन फ्रेंड। हमारे देश की जो समस्या है उसको आसानी से सुलझाया जा सकता है। हमको पता है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। हमारी सरकार, हमारी आरबीआई, ये सब इस कोशिश में लगे ही रहते हैं कि महंगाई को जो है काबू में किया जाए, और इसलिए फोकस, जैसा आप भी कह रहे हैं, कि भारत वाले हों तो वो बेहतर रहेगा। एक सवाल मेरा उन निवेशकों के लिए होगा त्रिदीप सर कि जो लोग प्योर इक्विटी निवेशक हैं, अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हों या इंडियन मार्केट्स हों, उसमें भी देखने को मिल रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि महंगाई के चलते हमें थोड़ा रीबैलेंस करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, अगर मैं प्योर इक्विटी, कहाँ होना चाहिए? बड़े शेयरों पर जनरली लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, या मिड कैप, स्मॉल कैप में, जिनमें जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा होती है? बहुत अच्छा सवाल है। पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ी डिलेमा रहती है, मैं जहाँ पे भी जिनसे भी बात करता हूँ इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल बहुत ही टॉपिकल जरूरी है। पहली बात तो ये कि अगर हम जहां से आ रहे हैं, मतलब पिछले 12 महीने से 18 महीने का अगर रिटर्न हम देखें तो हम पाएंगे कि मिड और स्मॉल कैप बहुत अच्छा रैली कर चुके हैं ऑलरेडी। सो लार्ज कैप जो आप कह रहे हैं, बड़े शेयर, वो लार्ज कैप पिछले साल मिड और स्मॉल कैप 45 to 55% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। तो वहां पे हम लोग, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो पहले एक वैल्यूएशन डिफरेंशियल होती थी जिसके चलते आपको मिड और स्मॉल कैप में बहुत तुरंत रिटर्न मिल जाता था, अभी वो सिचुएशन वैसा नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कहाँ पे अर्निंग्स अपग्रेड आने की अंदेशा ज्यादा है, वहां पे आप कैप बेस्ड स्ट्रेटेजी इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक। सेकेंड, जो चीजें इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिलेटेड चेंज जो हुई है वो ये है कि पिछले 3-4 महीने में इंटरेस्ट रेट रेजीम जो है वो चेंज हुआ है। पहले पिछले 10 सालों में हम देखते आए हैं कि इंटरेस्ट रेट ग्लोबली गिरते रहे हैं। पहली बार बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ना चालू हुआ। स्टॉक्स ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। थोड़ा से वैल्यू और थोड़े से जो सेक्टर्स जहाँ पे वैल्यूएशन फैक्टर ज्यादा हावी हो, वैसे जगहों में निवेश करना चाहिए फ्रॉम ए प्योर इक्विटी इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी बात, कुछ हद तक जो रशिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड सप्लाई चेन चैलेंज है वो भी है। इसका मतलब ये है कि काफी चीजें दुनिया में काफी जगह रुकी पड़ी हैं, इसलिए जो है इन्फ्लेशन और चीजें जगह पे नहीं है, इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा है। ये अगले 6 से 9 महीने में कुछ तो कम होंगी, शायद इतना कम ना हो जितना पिछले साल थी, बट कुछ तो कम होंगे। इसको देखकर डरे नहीं, बल्कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक लेकर के ट्रांचेस में, एक लमसम नहीं, ट्रांचेस में अगर हम इक्विटीज में पैसा डालें तो एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग पोर्टफोलियो में अगले 2 से 3 साल में पैसे बनने के अच्छे आसार हैं। बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम बाजार में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी जो है उसका सही फ़ायदा उठाने के लिए ट्रांचेस में ही पैसा लगाना चाहिए। जैसा आप भी बता रहे हैं, एसआईपी एक सबसे अच्छा माध्यम है आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। ये जो बात आपने कही अभी कि थोड़ा सा उन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए जहां पर थोड़ा प्राइसिंग पावर हो, जो हम बात अभी कर रहे थे, या फिर जो ग्लोबल इक्विटीज़ को ट्रैक कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं,
हैं। तो अगर आप हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए थोड़ा सा ब्रॉडर अंदाजा दे सकें कि किस तरह के ऐसे वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर आपको ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं दिखेगा या ज्यादा ग्लोबल सिनेरियोज, ग्लोबल चेंजेस का बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, जो शायद लॉन्ग रन में सेफ साइड पे हो सकते हैं इस समय अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में। Because as a CIO of mutual fund, I can't talk stock specific, but मैं सेक्टर्स के बारे में तो डेफिनेटली बात कर सकता हूँ। और अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम बेनिफिट कर सकते हैं, तो उसलिए इंडिया की सिचुएशन थोड़ी सी समझने की जरूरत है। सो इंडिया में अभी दो तीन चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही है। पहली बार तो ये, अगर मध्यम कैपेक्स साइकिल, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स साइकिल होने का अच्छा रुझान है। और अगर ऐसा होगा तो इंडस्ट्रियल्स जैसे सेक्टर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स शायद अच्छा कर जाएं अगले 2-3 साल में। यहाँ पे इन्फ्लेशन से इनको थोड़ा बेनिफिट भी होता है, और एट द सेम टाइम अगर डिमांड की थोड़ी बहुत टेलविंड रहे तो ये दोनों मिलके इनके अर्निंग्स के लिए। मैं चाहूंगा कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी अच्छी करती है तो उसमें फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको अच्छा करना होता है। सो मेरे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ जो हम मापते हैं एज ए फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, हाउ इज इट डूइंग, वो अगले शायद 2 से 3 सालों में यहाँ से बेहतर हो। तो जैसे हमारे पार्ट ऑफ आवर लिस्टेड यूनिवर्स इज लेंडिंग फाइनेंशियल्स। सो लेंडिंग फाइनेंशियल इज वन एरिया जहां पे मुझे लगता है कि पैसे शायद लोगों के बन जाएं, अगर आप मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तीसरा एरिया जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर, मतलब काफी सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि रियल एस्टेट सेक्टर की जो इन्वेंट्री है, अगर ये कंटिन्यू करे इस लेवल पे तो इन्वेस्टर्स को इससे फायदा हो सकता है। सो रियल एस्टेट के डायरेक्ट प्ले भी होते हैं, इनडायरेक्ट प्ले भी होते हैं। सो दीज टू आर अनदर एरिया, अनदर थीम वेयर जिनको शायद ये इन एरिया से बेनिफिट मिले। और फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बार कई साल वगैरह वगैरह उसमें काफी सारा डिमांड बेनिफिट देखने को मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसमें भी अगर कुछ अच्छे शेयर्स पकड़े जाएं तो दैट कुड आल्सो बी ए गुड वे टू प्ले द रिकवरी। अगर इन सबको मैं समराइज करके बोलूं कि ये सब, अगर मैंने बात करी इंडस्ट्रियल्स की, फाइनेंशियल्स की, रियल एस्टेट जो एरिया है, ये शायद इन्फ्लेशन से कुछ हद तक उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पर कुछ हद तक अछूते रहें और शायद उनसे बेनिफिट भी हो जाए। सो इन सब एरियाज में हम अपने पोर्टफोलियोज में भी ओवरवेट हैं एट एडलवाइस एमएफ, एंड जो भी मेरे से मिलता है मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि इन एरियाज में अगर हम ध्यान दें। आपने कई सारे सेक्टर्स बताए और अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारे सेक्टर्स जो त्रिदीप सर बता रहे हैं इसमें अलग अलग तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं, अलग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। ये ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, उनसे समझें। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, निवेश के लिए सबसे पहले और एक अच्छे निवेश के लिए सबसे पहला नियम ये है कि आप अपने गोल्स तय करें, आप अपना जोखिम तय करें। ये त्रिदीप जी, हम अपने दर्शकों को अपने एक्सपर्ट्स के और करीब भी लाना चाहते हैं, आपकी जर्नी भी थोड़ा समझना चाहेंगे, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जाहिर तौर पर। तो एक छोटा सा आइडिया लेना चाहूँगा आपका कि आपकी जर्नी किस तरह की रही है पिछले इतने सालों में, जो आप निवेश के इस कार्यक्रम में, इस अपने आपका प्रोफेशन है ऑल टुगेदर, खुद निवेश करना और लोगों की मदद करना, तो इतने सालों की कैसी रही है? सो पहली बात तो मैं बोलूं, जब मैं बोलूंगा जब शायद और ज्यादा बुरा लगूंगा, बट मेरी जर्नी शुरू हुई 1999 में। सो 99 के बाद 2000, 2008 और 2020 मैं 3 रिसेशन देख चुका हूँ, और उससे इक्विटीज कैसे बाहर बिल्कुल। निकल के आता है और पैसे कैसे बनते हैं और कैसे नहीं बनते हैं ये देख चुका हूँ। ये देखने के बाद आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। काफी लोग जो है ये सोच लेते हैं कि थोड़ा शायद बेहतर समय हो तब हम पैसा डालें। बेहतर समय अल्टीमेटली ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइम इन द मार्केट इज लॉट बेटर, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इक्विटी मार्केट में लोगों को डर लगता है वो ये है कि वॉलेटिलिटी जो होती है वो उससे हमेशा डरा देती है, तरीके से ऊपर जाते हैं।
लेकिन आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो गिर भी सकता है। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा लंबा देखें, 10-15 साल 20 साल में देखें, तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली द वोलेटिलिटी इज अ फ्रेंड। ये वोलेटिलिटी गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट एट गुड लेवल्स। सो द सेकंड थिंग आई वुड से वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। So a combination of volatility and power of compounding is very important to understand for investors. And finally, जो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टिंग के लिए जो काम आती है, invest when there is a famine and reap when there is a feast. In other words, जब बाहर मौका वारदात काफी बुरा हो, तब पैसे प्रोवर्बियली और माहौल बहुत अच्छा हो, तब शायद थोड़े से पैसे निकाल लेना चाहिए। ये तीन चीजें जो मैं इन्वेस्टर्स को आपके जरिए बताना चाहूंगा एज ए सम एंड सब्सटेंस ऑफ माय लर्निंग्स ऑफ द लास्ट 25 years। बहुत बढ़िया, ये काफ़ी अहम बातें आपने कही और एक तरह से यही गुरु मंत्र है। ये 2-3 चीज़ें अगर आप रख लें दिमाग में तो निवेश आई वुड नेम 2 or 3 पीपल। इनके अगर आप गूगल सर्च करें तो इनके जो भी किताबें, बहुत सारी इनकी किताबें आपको मिलेंगी, जो आपको अपने हिसाब से जो आपके नॉलेज गैप है वो कवर कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले इस लिस्ट में मैं कहूँगा हमारे वॉरेन बफेट, जो कि बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर हैं और काफी उनके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो है वो डेफिनेटली आई थिंक इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए। सेकंड ऑथर आई वुड नेम इज हावर्ड मार्क्स। ये भी बहुत ही नामचीन इन्वेस्टर रहे हैं और इनकी भी काफी सारे किताबें हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग स्टैंड पॉइंट। और हमारे इंडियन एक यूट्यूब सेशंस काफी हेल्पफुल होते हैं। संजय भट्टाचार्य जो इन्वेस्टर हैं, वो बहुत लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियोस में हाउ टू आइडेंटिफाई 100 बैगर्स और इसके ऊपर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो ये 3 लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा जिनसे मैंने सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ सीख पाए। बिल्कुल, तो सिर्फ किताबें ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें किताबें, लोगों को पढ़ें, लेजेंड्स को पढ़ें। जैसा कि त्रिदीप सर कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो कि एक लेजेंडरी इन्वेस्टर्स रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे समय तक इन्वेस्टिंग की फील्ड में काम किया है। उन लोगों को पढ़ें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप सर, आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को ये समझाने की कि कैसे महंगाई से बच सकते हैं आप और अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन ढूंढ सकते हैं बाजार में, चाहे इक्विटी मार्केट हो या कोई और एसेट क्लास। यही कोशिश है ईटी नाउ स्वदेश की और निवेश की ABCD की कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं, अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं। इसी कोशिश को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।